हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे फिंगर टिप्स विद एनसीईआरटी से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 से कुछ टॉपिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर यूनिटी इन मेजरमेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो एलिमेंट है हमारे पास, कौन से? एक तो पी एलिमेंट और दूसरा कौन सा है? क्यू एलिमेंट। टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या होता है? जिनके पास फिक्स रेशो, जिनके पास क्या है? फिक्स रेशो है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एटॉमिक मासेस, यहाँ पर P का एटॉमिक मास कितना है? 12 और Q का एटॉमिक मास कितना है? 16। यहाँ पर परसेंटेज गिवन है, क्या परसेंटेज है? P के लिए 27.3। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें फर्स्ट होता है एलिमेंट। फर्स्ट किसके बारे में पता होना चाहिए? एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा? एक तो P है और दूसरा क्या है? Q। सेकंड हमारा कॉलम किसका होता है? परसेंटेज। परसेंटेज P के लिए कितनी दे रखी है? 27.3%। इसका मतलब अगर P और Q से कंपाउंड बना है तो अगर उसको मैं 100 में से माइनस कर दूं P को, तो हमारे जो है Q की क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी, जो कि क्या है? 72.7। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है हमारा एटॉमिक मास। इसका P का जो मास है वो गिवन कितना है? 12 और जो है Q का मास है वो कितना है? 16। नेक्स्ट हमारा कॉलम जो है नंबर ऑफ मोल्स, क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 27.3 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 12। यहाँ पर कितना? 72.7 और मॉलिक्यूलर वेट 16। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2.27 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या? 4.54। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है मोलर रेशो। मतलब अब हम इस जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सिंपल रेशो के अंदर लेके आएंगे। जब भी हम ऐसे सिंपल रेशो के अंदर इसको लेके आते हैं तो जो भी कम डिजिट का होता है, मतलब जो लेस अमाउंट में होता है, ये क्या है? ज्यादा अमाउंट में, ये क्या है? लेस अमाउंट में। तो जो लेस अमाउंट में होता है उससे दोनों को डिवाइड करना होता है, तो क्या आएगा? 2.27 अपॉन 2.27। फर्स्ट है ये, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर क्या? 5.54 और यहाँ पर 2.27। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर जो रेशियो आया है P के लिए 1 आया और Q के लिए आया है 2। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो P की अमाउंट क्या है? 1 और Q की अमाउंट क्या है? 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ2। यहाँ पर कौन सा? PQ2। ये P जो है हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। जब रिलेटिव वर्ड आ जाता है तो हम नंबर ऑफ मोल से उसको रिलेट करते हैं। मोस्टली जो है हम क्वांटिटी को 1 मोल से, 1 मोल के लिए अगर हम निकालेंगे तो हम उसको इजी तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। ये x दे रखा है, ये y दे रखा है इन एक कंपाउंड जिसमें x की अमाउंट क्या है? 0.25 और y की अमाउंट क्या है? 0.5। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं? किसी के लिए भी 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एटम होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर x के लिए लेंगे हम, यहाँ पर कितने एटम्स के लिए? एवोगैड्रो के लिए कितना है? 1 मोल, ठीक है। x के लिए ये लिया गया है, 1 के लिए लेंगे तो 1 अपॉन Na और यहाँ पर 0.25 के लिए अगर मैं लूँ तो 1 अपॉन Na मल्टीप्लाई 0.25। अगर यही चीज मैं किसके लिए लूँ? y के लिए सिमिलर थी। यहाँ पर Na एटम किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। 1 किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन Na के इक्वल होगा और 0.5 अगर लेना है तो 1 अपॉन Na मल्टीप्लाई 0.5। तो हमारा ये रेशियो क्या आया? 0.25 अपॉन Na। ये क्या है? 0.5 अपॉन Na। इनको हमें क्या करना है? कंपेयर करके एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है कि कौन सा रहेगा। यहाँ पर हमने ये x का रेशियो दिया y के साथ, ये क्या है? 0.25 अपॉन n। यहाँ पर क्या दे रखा है? 0.5 अपॉन n। यहाँ पर n में से n क्या हो सकता है? कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 0.25 रेशियो 0.5। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 25 अपॉन 100 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 अपॉन 10। अब मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ भी और यहाँ पर भी, मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट किया है, यहाँ से एक जीरो से की गई। तो यहाँ पर हमारे पास बचता क्या है? यहाँ पर बचा सिर्फ 25।
x के लिए क्या बचा सिर्फ 25 और y के लिए 5 × 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 50। अगर मैं इसको 25 से कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पर 1 रेशो क्या आ जाएगा, तो x के लिए रेशो हमारा क्या है, x के लिए रेशो है हमारा 1 और y के लिए रेशो है 2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा XY2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव कार्बन कितने परसेंट है 54.2, हाइड्रोजन 99.2। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहले हम क्या देखते हैं, इसके पास जो सिंबल है वो कितने हैं, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हमें कितनी परसेंटेज दी गई है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये परसेंटेज में है, इसका मतलब टोटल क्या है 100, और 100 में से अगर मैं 54.2 मतलब कार्बन को और हाइड्रोजन को दोनों को अगर मैं इसमें से हटा देती हूँ तो जो भी हमारी अमाउंट बचेगी वो अमाउंट हमारी किसकी होगी, वो अमाउंट होगी हमारी ऑक्सीजन एटम, जो भी कितनी होगी 36.6 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से इंपेरिकल फॉर्मूला है तो टेबल बनाएंगे। फर्स्ट क्या है, हमने लिखा एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन सा है, तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारी क्या है परसेंटेज, क्या आ जाएगी 54.2, हाइड्रोजन के लिए 9.2 और यहाँ पर इसके लिए 36.6। फिर इनके क्या है एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास हमारा कार्बन के लिए कितना होता है 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16। फिर क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या हो जाएगा 54.2 अपॉन ये क्या है गिवन वेट, ये क्या है मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसका क्या आ जाएगा 9.2 अपॉन 1, इसका क्या आ जाएगा 36.6 अपॉन 60। यहाँ पर जो इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो क्या आ जाएंगे 4.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.3। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है मोलर रेशो, जो हम निकालते हैं। मोलर रेशो के अंदर हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशो, ताकि यहाँ पर हम इसको शॉर्ट आउट कर सकें। ये है भाई 4.5, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा 2.3, इससे सभी को डिवाइड करते हैं 4.5 अपॉन 2.3। तो अगर मैं इसको करूं तो ये क्या हो जाए, अगर 4.6 अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पर क्या आता है 2.3 का 2 गुना हो जाता। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है 2 की। 9.2 अपॉन 2.3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इक्वल टू 4 की। और अगर मैं लिखूं 2.3 अपॉन 2.3 तो ये किसके इक्वल, तो हमारा जो होल नंबर रेशो है वो होल नंबर रेशो जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा C2H4। तो यहाँ पर देखें C2H4 हमारा बी ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड इसका मतलब क्या होगा FeO। तो मास परसेंटेज निकालने, ऑक्सीजन के लिए आयरन के लिए और ऑक्सीजन, आयरन के लिए क्या 69.9 और ऑक्सीजन के लिए क्या 30.1। तो हम इसके अंदर हम इक्वेशन कैसे करेंगे, रिस्पेक्टिव एंड इट्स मोलिकुलर मास भी दे रखा है, मोलिकुलर मास का दे रखा है 160। कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला, अब हमें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखो एक होता है, तो हमारा क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब हम मोलिकुलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर मास से एम्पिरिकल फॉर्मूला के जो मास आएगा उससे जो हम मोलिकुलर फॉर्मूला का मास को डिवाइड करेंगे तो हमारा एम फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं FeO हमारे पास क्या है एलिमेंट, एलिमेंट में क्या है एक तो आयरन है, दूसरा क्या दे रखा है ऑक्सीजन। फिर आते हैं यहाँ पर परसेंटेज क्या है 69.9 और यहाँ पर क्या आएगा 30.1। फिर क्या है इसका मास, मास क्या है यहाँ पर आयरन का होता है 56 और ऑक्सीजन का कितना होता है 18 16। फिर हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 69.9 अपॉन क्या आ जाएगा 56 और 30.1 अपॉन क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर रेशो आ जाएगा, इसका रेशो आएगा 1.25 और इसका रेशो आएगा 1.88। फिर हमने क्या निकालना है मोलर रेशो, मोलर रेशो क्या होता है जो सबसे कम, ये वाला कम है, इससे दोनों को डिवाइड 1.25 अपॉन 1.25 और 1.88 अपॉन 1.25। यहाँ पर रेशो क्या होगा और यहाँ पर रेशो आता है 1.5। अब 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं
1.5, इसका मतलब 1 प्लस 0.5 और 1 प्लस 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, इससे इसकी क्या आती है मल्टीप्लाई और इसके क्या हो जाता है एडिशन का 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं 3/2। तो हमें क्या चाहिए होल नंबर 1 2 3 की फॉर्म में, तो ये तो है 1 और ये क्या है 3/2, तो मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो हमारा Fe कितना है, Fe है हमारा 2 और ऑक्सीजन का कितना 3। अब हम पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए n फैक्टर से हम मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 56 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 112 प्लस 48 इज इक्वल टू 160। तो हमारे एम्पिरिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास भी क्या है 160 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास भी क्या 160। तो हम इसको क्या करेंगे 160 अपॉन 160 क्या आ जाएगा 1। तो हमारा केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या सेम, Fe2O3। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। Next question number 5. An organic compound carbon 40%, hydrogen 13.33% and nitrogen 46.67%. Its empirical formula. पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर एलिमेंट। एलिमेंट क्या है हमारा, एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा नाइट्रोजन। फिर क्या आती है हमारे पास परसेंटेज, ये क्या है 40, ये क्या है हाइड्रोजन 13.33, नाइट्रोजन क्या है 46.67। मॉलिक्यूलर मास क्या, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालो 40 अपॉन 12, यहाँ पर क्या है 13.33 अपॉन 1, 46.67 अपॉन 14। तो यहाँ पर रेशो देखो, कार्बन का यहाँ पर कितना आएगा, कार्बन का यहाँ पर आएगा 3.33, यहाँ पर कितना है 13.33 और यहाँ पर आया 3.33। फिर हमें क्या करना है मोलर रेशो निकालते हैं, जो सबसे कम होगा, सबसे कम यही है 3.33 divided by 3.33, फिर है 13.33 upon 3.33, 3.33 upon 3.33 से घटेगा तो क्या आ गया 1, से घटेगा तो क्या आ गया 1 और अगर इससे घटेगा तो क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 4। तो हमारा होल नंबर रेशो क्या 1 4 1। तो हमारा क्या जाएगा कार्बन, एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो C1H4 नाइट्रोजन का ये क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O2, व्हाट कुड बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला देखिए C1H2O2। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है 1 2 3 इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर देखो CH2 और O2 के यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या C1H2O2। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, अगर यहाँ पर मैं 2 वैल्यू लिखूं इसकी तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा C2H4O2। यहाँ पर कार्बन में क्या दे रखा है 2 2 2 और 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 और 1 वैल्यू के लिए पूछ रखा है। तो C2 क्या है यहाँ पर H4, ये गलत हो गया, H2 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है C2 के साथ H2 दे रखा तो यहाँ पर C2H4O4। यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे क्या दे रखा ऑक्सीजन ट्वाइस दे रखा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या बन गया C2H4O4। तो यहाँ पर ये ऑप्शन वाला जो है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान देंगे सभी, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला था O2 और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो कार्बन कितने हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 4। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है C2H4O। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट X एंड Y इन द रेशियो 50%। यहाँ पर एलिमेंट की जो है हमारा एलिमेंट का नाम क्या है, एक तो X और दूसरा क्या है Y। तो दोनों की परसेंटेज क्या है, ये भी 50% है और ये भी 50%। क्यों, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है ईच,
दोनों के दोनों क्या 50-50%। इनका जो एटॉमिक मास है x और y है, हमें नहीं पता क्या सिंबल है एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर जो है गिवन है एटॉमिक मास, फर्स्ट का क्या दे रखा है 20 और दूसरे का क्या दे रखा है 40। फिर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर जो है दोनों का रेशो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा और यहाँ पर 1.25। फिर क्या निकालते हैं हम, मोलर रेशो निकालते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसी से डिवाइड, 2.5 से 1.25, फिर यहाँ पर क्या 1.25 से 1.25, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और अगर जब ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2, तो सिंपल रेशो क्या है 2 और 1, हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा x to y, यहाँ पर आंसर क्या है x to। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, A compound of magnesium contain 21.9% magnesium, 27.8% phosphorus and 50.3% oxygen. What will be the simpler ratio? अब वही है, पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट के अंदर क्या लिखेंगे एक तो MC, दूसरा है P और तीसरा है P। यहाँ पर ये परसेंटेज 21.9%, ये क्या है 27.8%, ये है 50.3%। मास जो मैग्नीशियम है वो हमारा, उसका मोलिकुलर मास कितना है 24, फॉस्फोरस का कितना है 31 और उसका कितना है 16। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास, यहाँ पर क्या दे रखा है परसेंटेज, ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 21.9 अपॉन क्या आ गया 24, 27.8 अपॉन क्या आ गया 31, 50.3 अपॉन क्या आ गया 16। ये रेशो हमारा क्या आएगा, ये हमारा रेशो आएगा यहाँ पर क्या है 21.9 का क्या आ जाएगा 0.91, ये आ जाएगा 0.90, ये आ जाएगा 3.14। फिर क्या करते हैं हम मोलर रेशो निकालते हैं, मोलर रेशो में जो सबसे छोटा होता है उससे रेशो 0.91 अपॉन 0.90, 0.90 अपॉन 0.90, यहाँ पर 3.14 अपॉन 0.90, तो यहाँ पर रेशो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर भी रेशो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर रेशो आ जाएगा 3.48। इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से ऊपर है तो इसमें एक ऐड कर दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.5। अब 3.5 का मतलब क्या है 3 प्लस 0.5, इसका मतलब 3 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका मतलब आगे भी आ गया 7/2। होल नंबर रेशो, यहाँ पर 1 के साथ ये जो है डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हटाना है तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 7, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा mg क्या आ जाएगा, p क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा mg2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है 0.48 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है जिसका पूरा मास क्या है 0.48, जिसके अंदर क्या है बोरोन और ऑक्सीजन, मतलब बोरोन और ऑक्सीजन का क्या दे रखा है कंपाउंड दे रखा है। कंपाउंड मतलब इसके अंदर दोनों प्रेजेंट है, टोटल 0.48 ग्राम। बोरोन का कितना दे रखा है, बोरोन दे रखा है 0.192 ग्राम, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो दे रखे है वो क्या दे रखे है 0.288। तो पूछा क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहाँ पर क्या पूछी गई है परसेंटेज, तो बोरोन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बोरोन की का मास ले लेंगे अपॉन टोटल 0.48 मल्टीप्लाई किया 100, हमारा ये क्या आ जाएगा 40%। और अगर मैं परसेंटेज किसकी निकालूंगी बोरोन की परसेंटेज की, अगर मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालूं तो अमाउंट ऑक्सीजन पुट कर लेंगे अपॉन क्या करेंगे टोटल करेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 60%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कार्बन अकर इन नेचर, कार्बन 12 से और कार्बन 13। अब यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट आया है वो नया कंसेप्ट है। पहला हमारा कौन सा था जो हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाल रहे थे, कितना परसेंट आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या आया है एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास जो है हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है
एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, यहाँ पर कैसे निकालें, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस जो है मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास, फिर क्या आ जाएगा प्लस, ये है फर्स्ट के लिए, ठीक है, फिर सेकंड का रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाई उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस जो है फर्स्ट की प्लस रिलेटिव अबंडेंस जो है सेकंड। अब यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस क्या दे रखी है, यहाँ पर एक दे रखी है एवरेज निकाल के दे रखा है, क्या दे रखा है 12.011 इज इक्वल टू, यहाँ पर RA फर्स्ट के लिए जो है रिलेटिव अबंडेंस हमें नहीं पता तो हम उसको क्या मान लेंगे x, इसमें दे रखी है परसेंटेज के अंदर, तो दूसरे की सेकंड वाले की क्या मानेंगे 100 माइनस x, तो रिलेटिव अबंडेंस इसकी कितनी है x, मल्टीप्लाई किसकी x है, मानी हमने कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 का मास कितना 12, फिर क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर सेकंड की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 100 माइनस x, और यहाँ पर इसका मास कितना दे रखा है 13, तो यहाँ पर ये सेकंड होगा, और दोनों की रिलेटिव अबंडेंस क्या है x प्लस 100 माइनस x, x से x कैंसिल, तो अपॉन में क्या आ गया 100, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये है 12x प्लस 100 माइनस x मल्टीप्लाई 13 अपॉन क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इसको हम ऊपर वाले को कैसे सोल्व करेंगे, 12x प्लस यहाँ पर 13 से 100 की मल्टीप्लाई तो क्या गया 1300 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x क्या आ जाएगा 100, 12 प्लस है 1 माइनस है तो 1 माइनस x आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 12.011, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा 1000, ये यहाँ पर क्या है डिवाइड में है तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई के अंदर 20 से 20 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 में से 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस के 1300, यहाँ पर इसका यहाँ पर अपॉन में क्या है सिर्फ 10, तो एक को छोड़कर डेसिमल लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 12.01 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1300, अब ये प्लस में है इधर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1300 माइनस 1201.1 इज इक्वल टू माइनस x, जब हम इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 98.9 इज इक्वल टू माइनस x माइनस से माइनस x की वैल्यू क्या है 98.9, अब ये वैल्यू किसकी है x, और x किसकी अबंडेंस मानी थी हमने कार्बन 12 की, क्या मानी थी रिलेटिव अबंडेंस x, और इसकी क्या मानी थी कार्बन 13 की 100 माइनस x, यहाँ पे यही तो कहा था ना सेकंड वाला कौन सा है कार्बन 13, फर्स्ट वाला कार्बन कौन सा था कार्बन 12, तो x की वैल्यू कितनी है 98.9, और अगर हम क्या मानेंगे 100 माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x, इसकी है कार्बन 13 की, तो 100 माइनस 98.9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी कार्बन 13, हमारा आंसर है 98.3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फॉर एवरी वन क्लोरीन 37 आइसोटोप देयर आर 3, मतलब देखो यहाँ पर 1 क्या दे रखा है रिलेटिव अबंडेंस, 1 किसके लिए है 37 के लिए, और 3 किसके लिए दे रखी है क्लोरीन 35 के लिए, आइसोटोप की सैंपल, और उसका क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक जो रेशो है हमारा एटॉमिक मास का रेशो जो है वो कैसे निकालेंगे, ये क्या है फर्स्ट क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर कितना है 37 प्लस यहाँ पर इसके लिए कितना दिया है 3 मल्टीप्लाई 35 अपॉन दोनों के रिलेटिव अबंडेंस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 37 प्लस 105 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 142 अपॉन 4 इज इक्वल टू 35.5, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35.5, इसीलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, क्लोरीन का जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ऑक्सीजन अकर इन नेचर, ऑक्सीजन का आइसोटोप कितना है 116 मास नंबर एटॉमिक मास का,
एक 17 एटॉमिक मास का, एक 18। इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन का 8 जो है एटॉमिक नंबर 42, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 8 को यहाँ पर 17, इसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 8 को यहाँ पर 16। यहाँ पर इनकी देखो, यहाँ पर इनके एटॉमिक मास भी दे रखे, ये वाला ये वाला ये वाला। जो 18 है वो क्या है, जो 18 है वो क्या है 17.999। तो इसको हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट 18, जिसको अप्रोक्सीमेट 17, जिसको अप्रोक्सीमेट 16। तो यही आइसोटोप आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और उसके साथ में उसकी अबंडेंस की परसेंटेज। तो यहाँ पर हम एवरेज एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पहले 15.99, 15.995 अप्रोक्सीमेट 16 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी फर्स्ट की अबंडेंस 99.763, ये हो गया फर्स्ट, प्लस फिर सेकंड के लिए आ जाओ, क्या है ये 16.999 मल्टीप्लाई इसकी सेकंड का परसेंटेज 0.037, फिर थर्ड के लिए प्लस का निशान, फिर थर्ड के लिए 17.999 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0.200 अपॉन यहाँ पर सभी की क्या है अबंडेंस का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी अबंडेंस का पूरा सम देखेंगे तो टोटल परसेंटेज इसकी में आती है 100 के अंदर, हम इसको क्या ले लेंगे 100। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल, जब इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 15.999 हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पैकिंग ऑफ Na पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, सोडियम प्लस और यहाँ पर क्या है क्लोरीन माइनस, सोडियम क्लोराइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉर्मूला ऑफ द। यहाँ पर जो है पैकिंग ऑफ NaCl, करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, ये ही करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सोडियम स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल एंटिटी। यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, सॉलिड स्टेट जो पहले क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर होता था उसमें क्या है, इसके लिए ये स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें हम इस तरीके से ये जो है एलिमेंट को रखा हुआ है, इसकी अरेंजमेंट कर रखे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल क्वांटिटी। एक सोडियम का आयन होता है, दूसरा क्लोरीन का आयन, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट सिंगल क्वांटिटी नहीं करती। फॉर्मूला मास NaCl, NaCl का क्या होता है Na प्लस Cl, यहाँ पर 23 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लोरीन का 35.5। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो क्या आएगा 35.5 और यहाँ पर 23.0, तो 5.8 और ये 58.5 आएगा, और यहाँ पर क्या दे रखा 68। इसका मतलब ये क्या है गलत, ये क्या है ठीक। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज द सम ऑफ एटॉमिक मास में हमने सम किया है, दोनों का एटॉमिक मास का सम करेंगे तो NaCl का सम आ जाएगा। तो हमारा ये भी क्या है करेक्ट, हमारा क्या होगा बोथ A एंड C। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, न्यू फिग। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे शुरू हुए हैं वो हुए हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यहाँ से जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के हमारे क्वेश्चन शुरू हुए हैं। अभी तक हम जो है 2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। टू फिगर, यहाँ पर अनसर्टेनिटी हमें देखिए, जब भी हम करते हैं तो उसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम ध्यान रखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, जब भी हम कोई ऐसी सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा। अगर यहाँ पर डेसिमल लगा होता तो हम इन सभी को क्या करते काउंट करते। अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो उस क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं जैसे 234,000। इसको हम कैसे लिखेंगे 234 मल्टीप्लाई 1000, और इस 1000 को हम क्या लिखेंगे 234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3। इसका मतलब इसके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 3। अब यहाँ पर देखो तो हमें क्या बोला है, इनकरेक्ट वन को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहले हम इसको मैच करते हैं, हमें क्या चाहिए 10 की पावर 5, क्या 10 की पावर 5 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 से हम क्या कर देंगे डिवाइड। जैसे ही मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी और इसको 100 को मैं क्या लिखूंगी 10 की पावर 2 लिखूंगी, तो ये 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये जो हमारा ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। और यहाँ पर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की जीरो क्या सिग्निफिकेंट फिगर में जोड़ी जाती है। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और यहाँ पर कितना है 1। इसका मतलब ये क्या है इनकरेक्ट। अब इसको देखेंगे, देखो यहाँ पर नॉन जीरो से जो पहले वाली जीरो है इसको हम क्या करते हैं कैंसिल आउट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, पर फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा रीअरेंज। यहाँ पर 48, यहाँ पर अगर मैं देखूं यहाँ पर डेसिमल की बात अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूं कितना आएगा डिवीजन में 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अब ये 4.88 डेसिमल का रखा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 48/10 मल्टीप्लाई बाय चेक कर सकती हूँ। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 4.8/10 की पावर 3। 1000 को क्या लिख सकती हूँ 3, ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज 4.8 into 10 raised to power -3। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये यही तो दे रखा है 10 की पावर -3। ये हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 500। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है डेसिमल, तो डेसिमल अगर आता है तो उससे पहले के नॉन जीरो डिजिट से शुरू करते हैं, उसके बाद जो डिजिट क्या है जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं जब तक कि उस पर डेसिमल लगता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3। तो यहाँ पर देखो 5.00, तो यहाँ पर 5 है, एक पॉइंट लग गया, और यहाँ पर क्या है 0 और 0, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या लिख सकता है 2। तो हम 500 पॉइंट ऐसे मैंने लिख दिया। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 500 को 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना बन जाता है 1। और यहाँ पर जब अगर पॉइंट अगर आ जाता है तो पॉइंट के बाद ये जो है इसको हम ध्यान से करते हैं, तो 500 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा 10 की पावर 2 लिखने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकले 5.00 लिख सकते। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा करेक्ट, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8.0081। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मार्क द रूल विच इज नॉट करेक्टली स्टेटेड अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। देखो जीरोस प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो, जो नॉन जीरो होता है उसके पीछे जो जीरो लगी हुई होती है डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मान लो अगर हमने रखा है 100, अगर क्या लिख रखा है 100, तो हम इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और सिग्निफिकेंट फिगर होता है हमारा 1। और अगर यही मैं 100 पॉइंट लिख दूं तो यहाँ पर ये जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो अगर कोई डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है गलत। क्यों, क्योंकि अगर अभी अभी हमने क्वेश्चन किया कौन सा 8008, तो टू नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो यहाँ पर 4 0 at the end of right of the number or significant if they are on the right side of the decimal point. Zeros at the end or right of the number are significant if they are on the right side. Decimal point के अगर right side होंगे तो वो क्या होंगे significant figure, और all non zero digits तो होते ही significant figure है। हमारा नॉन करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। नेक्स्ट है हमारा which of the following rule regarding the significant figure and calculation in both them is not correct। कौन सी करेक्ट नहीं। रिजल्ट ऑफ एडिशन, या तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, इज रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट। देखो अगर मैं 1.2 लिखूं और 2.4 लिखूं तो यहाँ पर डेसिमल से क्या आ जाएगा, डेसिमल तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.6 आ जाएगा। तो एट दिस जो है लिस्ट नंबर वाला अगर यहाँ पर मैं ना 2.0, तो लिस्ट नंबर कितना 4, 2.4 के अंदर 1 डेसिमल के बाद 1 है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं 2, तो 1 डेसिमल तक वाला ही आंसर रहेगा। ये हमारा रूल है कि जिसके अंदर लिस्ट डेसिमल प्लेस होंगे उतने तक ही हमारा आंसर रहेगा। आगे हमारा ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा, यहाँ पर दोबारा से एक बार मैं बता देती हूँ कि जब भी हम कोई एडिशन करते हैं, मान लो मैंने एडिशन करा 1.00, मैंने करा 1.002 और यहाँ पर करा 2.1, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो कितने डिजिट तक ही रहेगा, सिर्फ जो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल वाला है। तो यहाँ पर 3
3.102। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर करेक्ट जो स्टेटमेंट वो रहेगी 3.1 ओनली। ठीक है, तो जो लिस्ट डेसिमल प्लेस तक जो चीज रहती है वही हमारा आंसर होता है। तो ये क्या है हमारा करेक्ट। Result of multiplication and division should have same number of significant figure as present in most precision figure। तो यहाँ पर ये क्या है गलत। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, तो अगर मैं 2.5 को करूँ और 1.25 को, तो यहाँ पर देखो इसके अपॉन में क्या है 10 और इसके अपॉन में क्या है 100। ये क्या होगा 10 की पावर 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 3 कितने डेसिमल तक आया 3 तक। तो इसका मतलब ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The result of multiplication and division should be round off to the same number of significant figure at present in these places। ये क्या है हमारा सही। The non-significant figure in the measurement are round off करी जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी।